फेवी 1996 कौना सिटी में आगमन। डू फैंग मन ही मन सोच रहा था कि चूंकि वह अभी अभी वुलिंग काउंटी पहुंचा है, इसलिए उसे फिलहाल छोटे शहरों में ही रहना चाहिए और ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहिए। एक बार जब वह अपनी योद्धा स्तर की शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा और आत्मरक्षा की पर्याप्त क्षमता हासिल कर लेगा, तब वह फैंग, युन और वू जैसे बड़े शहरों की ओर प्रस्थान कर सकता है। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। इसके अलावा वुलिंग काउंटी में एक खतरनाक दुश्मन घात लगाए बैठा है, स्वर्गीय दाव संप्रदाय। फिलहाल यह उसके लिए एक विशालकाय चुनौती है और स्वर्गीय दाव संप्रदाय के पास निस्संदेह एक योद्धा सेनापति है। योद्धा सेनापति पूरे नानलिंग काउंटी में ऐसा एक भी नहीं है। उसे अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ऐसे में किसी छोटे शहर में किसी छोटे परिवार में छिपना एक अच्छा विकल्प होगा। इसलिए डू फैंग को शू परिवार का अतिथि सेवक बनने का मन हुआ। हालांकि वह लियू उपनाम वाले इस व्यक्ति के सामने यह बात जाहिर नहीं कर सकता था, वह पहले शू परिवार के मुखिया से इस बारे में बात करेगा। जियाओ शहर पहुंचने से पहले वहां की स्थिति और जू परिवार के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। इसलिए डू फैंग ने सहज भाव से पूछा, जू परिवार के मुखिया की शक्ति का स्तर क्या है और परिवार की शक्ति क्या है? बॉस लियू, क्या आपको इसकी जानकारी है? कुछ देर सोचने के बाद बॉस लियू ने कहा, अगर भाई फैंग शू परिवार में शामिल होने में रुचि रखते हैं तो मैं भाई फैंग को शू परिवार की सामान्य स्थिति के बारे में बता दूंगा। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया, बॉस लियू की ओर देखा और चुप रहा। बॉस लियू ने कहा, जहां तक मुझे पता है शू परिवार में सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों में साधना की क्षमता है। वर्तमान में परिवार के लगभग 20 सदस्य ऐसे हैं जो चिशोधन के चौथे स्तर पर या उससे ऊपर हैं। अधिक स्पष्ट व्याख्या, डू फैंग ने शांत भाव से कहा। सोचते हुए बॉस लियू ने उत्तर दिया, जहां तक मुझे पता है चिशोधन के 7वें स्तर या उससे ऊपर के 6 कुलवासी हैं। मुझे उससे नीचे के स्तर वालों के बारे में पक्का पता नहीं है। सबसे शक्तिशाली वर्तमान कुल प्रमुख जू जिमू हैं, जो चिशोधन के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। मैंने सुना है कि वे जल्द ही योद्धा स्तर में प्रवेश कर लेंगे। ये सुनकर डू फैंग चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे से शू परिवार में इतने सारे साधक होंगे। चारों महान परिवार कितने भयानक होंगे। ऐसा लग रहा था कि यह छोटा सा जियाओ शहर भी अजगरों और बाघों का अड्डा है। उसे और भी सावधान रहना होगा। जू परिवार के मुखिया ने वास्तव में चिशोधन के 9वें स्तर की सर्वोच्च उपलब्धि हासिल कर ली है और वे योद्धा स्तर में प्रवेश करने के लिए बेहद करीब हैं। यदि वे आसानी से इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो ली परिवार निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होगा। अन्य परिवार, विशेषकर चेन परिवार, शायद भारी दबाव में आ जाएंगे। यदि वे मूल रूप से एक ही स्तर पर हैं तो जियाओचेंग में उनके हितों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बेशक ये संभव है कि चेन परिवार के कुछ सदस्य योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हों ताकि उन्हें कोई लाभ मिल सके। दोनों पक्षों के अपने अपने रहस्य हैं। मामला सतही तौर पर जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। हालांकि उसे इन सब बातों की ज्यादा परवाह नहीं है। जल्द ही वह योद्धा अवस्था में वापस आ जाएगा। उस समय अपनी अलौकिक शक्तियों और जादुई कलाकृतियों के बल पर उसे इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब तक इस दौरान चारों प्रमुख परिवार बड़े पैमाने पर संघर्ष में शामिल नहीं होते और जब तक योद्धा स्तर के वे कुछ ही कबीले के सदस्य कोई कदम नहीं उठाते, तब तक उसे ज्यादा खतरा नहीं होगा। महज 2-3 महीनों में उसके घाव ठीक हो जाएंगे और वह एक नौसिखिए योद्धा की ताकत फिर से हासिल कर लेगा। तब तक शहर के इस हिस्से में कोई भी उसकी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा पाएगा। इसमें केवल 2 या 3 महीने लगेंगे। ये विचार डू फैंग के मन में कौंध गए। उसने कहा, ओह, तुम योद्धा स्तर तक पहुंचने वाले हो। अगर ऐसा है तो क्या जूली गठबंधन की ताकत में काफी वृद्धि नहीं होगी? दोनों पक्षों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बॉस लियू मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। अगर शू परिवार भी योद्धा क्षेत्र का कोई सदस्य पैदा करता है तो जियाओ शहर अब 4 महान परिवारों में से एक नहीं बल्कि 5 महान परिवारों में से एक बन जाएगा। हम जैसे अधीनस्थ सेवकों को भी बहुत सम्मान मिलेगा और हमारी स्थिति तुरंत बदल जाएगी। कुछ देर रुकने के बाद बॉस लियू ने आगे कहा, भाई फैंग जैसा युवा और होनहार व्यक्ति अगर शू परिवार में शामिल होता है तो उसका निश्चित रूप से सम्मान होगा। शू परिवार में अतिथि बुजुर्ग के रूप में शामिल होने के बाद आपकी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी और आपका बहुत सम्मान किया जाएगा।
मुझे पता है कि शू परिवार में एक अप्रत्यक्ष वंशज साधक है जो चिशोधन के 8वें स्तर पर प्रतीत होता है, और वह अतिथि बुजुर्ग के रूप में सेवा करता है। कुलपिता उसका बहुत सम्मान करते हैं। अरे, क्या यहाँ पहले से ही चिशोधन के 8वें स्तर पर एक अतिथि बुजुर्ग मौजूद हैं? डू फैंग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। जी हाँ, मैंने सुना है कि इस अतिथि बुजुर्ग का उपनाम काओ है। वे फैंगचेंग से आए हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण और फैंगचेंग जैसे बड़े शहर में एक अनजान व्यक्ति बनकर न रह पाने की इच्छा से वे जियाओचेंग जैसे छोटे शहर में आकर जू परिवार में अतिथि बुजुर्ग के रूप में शामिल हो गए। बॉस लियू ने जू परिवार की वर्तमान स्थिति का वर्णन जारी रखा। इस लड़ाई के बाद सुरक्षा दल में लगभग 40 लोगों की जगह 25 लोग रह गए, जिनमें से 7 पर भारी जिम्मेदारियां थीं और 9 मामूली रूप से घायल थे। फिर भी वे अगले दिन हमेशा की तरह रवाना हुए, लेकिन उनकी गति फिर से धीमी हो गई और उन्होंने एक दिन में 70 ली से भी कम दूरी तय की। परिणामस्वरूप जो दूरी 2 दिनों में तय होनी थी, वह एक दिन अधिक में पूरी हो गई। डू फैंग के लिए उसके गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और डू फैंग के साधक होने के कारण सभी लोग बहुत अधिक निश्चिंत महसूस करते थे और अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि और अधिक लुटेरे उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जब से डू फैंग के एक शक्तिशाली साधक होने का पता चला, तब से टीम के वे सदस्य जो पहले उसे नीचा समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ असहज महसूस करने लगे, खासकर उसके सामने ब्रेक के दौरान। डू फैंग ने इसे दिल पर नहीं लिया और उनके स्तर तक नहीं गिरा। चेन उपनाम वाला हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन डू फैंग पहले की तरह ही उससे बातचीत और हंसी मजाक करता रहा, और इस तरह चेन उपनाम वाला आदमी धीरे धीरे इसकी आदत डाल चुका था। अगले 3 दिनों तक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस दौरान उनका सामना लुटेरों के एक और गिरोह से हुआ, लेकिन डू फैंग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस छोटे कद के दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने ही उन्हें डराकर भगा दिया। इन 3 दिनों के दौरान दुबले पतले कद के बूढ़े व्यक्ति ने कई बार डू फैंग से सलाह मांगी। हालांकि डू फैंग केवल एक साधक थे, मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं, इसलिए वे उन्हें ज्यादा मार्गदर्शन नहीं दे सके, जिससे बूढ़ा व्यक्ति कुछ निराश हो गया। जब भी उसे थोड़ा आराम मिलता, बॉस लियू डू फैंग से मिलने आता और उसे लगातार शू परिवार में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता और शामिल होने के फायदे बताता। आखिरकार डू फैंग उससे थोड़ा डरने लगा और उसे बताना पड़ा कि वह इस बारे में सोच रहा है, लेकिन अंतिम फैसला शू परिवार के मुखिया से मिलने के बाद ही लेगा। इसके परिणामस्वरूप बॉस लियू बेहद खुश हुए और उन्होंने डू फैंग के साथ और भी अधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और दैनिक जीवन में उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल की। लंबी यात्रा के बाद जब काफिला आखिरकार एक ऊंचे नीले शहर के नज़ारे के सामने पहुंचा, तो सबने खुशी मनाई। वे आखिरकार जियाओचेंग पहुंच गए थे और उनकी कठिन यात्रा समाप्त होने वाली थी। अब वे कुछ देर आराम कर सकते थे और अपने परिवार से मिल सकते थे। डू फैंग ने अपना सिर उठाया और दूर स्थित विशाल नीली शहर की दीवार को निहारा। इतनी दूरी से कोने में स्थित वह शहर इतना विशाल था, मानो कोई दैत्य जानवर जमीन पर लेटा हो, जिससे उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को घुटन महसूस होती थी। सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई हो, और शेष कुछ मील की दूरी बहुत तेजी से तय होती हुई प्रतीत हुई। जिस दूरी को तय करने में आमतौर पर 1 घंटा लगता था, वह अब आधे घंटे से कुछ अधिक समय में तय हो गई। जियाओचेंग के विशाल नगर द्वार के नीचे खड़े होकर डू फैंग भावनाओं के उफान से अभिभूत हो गया। वुलिंग काउंटी के जियाओचेंग में मैं डू फैंग यहाँ अपना नाम जरूर बनाऊंगा और भी अधिक मार्शल आर्ट में प्रसिद्धि। अध्याय 97 जू परिवार के अतिथि बुजुर्ग। जियाओचेंग में प्रवेश करते ही डू फैंग समूह से अलग हो गया और रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली। उसे विश्वास था कि अगर शू परिवार उसे ढूंढना चाहेगा तो वे उसका ठिकाना जरूर खोज लेंगे। इस वेबसाइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। शुरू में बॉस लियू चाहते थे कि डू फैंग सीधे उनके साथ शू परिवार के पास जाए, लेकिन डू फैंग ने मना कर दिया। वह देखना चाहता था कि शू परिवार सचमुच सहायक भर्ती कर रहा है या नहीं और क्या वे ईमानदार हैं। यदि शू परिवार ईमानदार होता तो वे स्वाभाविक रूप से उससे संपर्क करते और उसकी उन्नत चिशोधन स्तर की साधना को देखते हुए शू परिवार निश्चित रूप से उसे स्वीकार कर लेता। अगली सुबह शू परिवार के सदस्य उसके घर पहुंच गए। डू फैंग एक साधारण सराय में ठहरा हुआ था। उसने दूसरी मंजिल पर एक कोने के पास एक शांत कमरा चुना था। जब शू परिवार के सदस्य दरवाजे के बाहर रुके तो डू फैंग ने अचानक अपनी कसकर बंद आंखें खोलीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, वे आ गए।
दरवाजे के बाहर से एक युवा आवाज सुनाई दी, क्या अंदर भाई फेंग हैं? मैं जू परिवार का सदस्य हूं और मुझे भाई फेंग को अपने निवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित करने का आदेश दिया गया है। डू फेंग धीरे से उठी, दरवाजा खोला और देखा कि लगभग 25-26 वर्ष का एक युवक बाहर खड़ा है। उसने हल्के नीले रंग का लंबा चोला पहना हुआ था और उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिससे लोगों को मित्रतापूर्ण और भरोसेमंद होने का आभास होता था। करीब से देखने पर पता चला कि यह व्यक्ति ची रिफाइनिंग के 5वें स्तर पर था, जो काफ़ी प्रभावशाली था। हालांकि जब उस युवक ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके डू फैंग की जांच की, तो उसे पता चला कि डू फैंग वास्तव में ची रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर था। उसके चेहरे से हल्की सी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और अविश्वास भरे भाव से उसने डू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सचमुच ची रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर पहुंच गए हो। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह महज किस्मत की बात थी। शुरुआती सदमे के बाद युवक ने जल्दी ही खुद को संभाला, थोड़ा झुककर कहा, मैं जू परिवार से जू बेई हूँ। व्यवहार। डू फैंग ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बस अपना नाम उलट दिया। जू बेई ने कहा, मैं अपने पिता के आदेश पर भाई फैंग को अपने जू परिवार में आने का निमंत्रण देने आया हूँ। आगे चलो। डू फैंग ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। जिस सराय में डू फैंग ठहरी थी, वह शू के घर से ज्यादा दूर नहीं थी। आधी अगरबत्ती के बराबर समय में ही वे सड़क के किनारे बने एक बहुत बड़े भवन परिसर में पहुंच गए। मुख्य द्वार 2 झांग ऊंचा और 3 झांग चौड़ा था, जिस पर शक्तिशाली और सशक्त शैली में जू निवास लिखा हुआ था। द्वार पर 4 रक्षक खड़े थे, जिनमें से 2 चिशोधन के 3रे स्तर पर और 2 दूसरे स्तर पर थे। जू बेई को देखते ही चारों ने झुककर उनका अभिवादन किया और कहा, दूसरे युवा स्वामी। ये सुनकर डू फैंग थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू बेई वास्तव में जू परिवार का दूसरा युवा स्वामी है। ऐसा लगता है कि अपने पिता के आदेशों का पालन करना से उसका तात्पर्य जू परिवार के वर्तमान मुखिया के आदेशों से था। ऐसे में जू परिवार का उन्हें अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण काफी नेक इरादे से था। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है, जो विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों से घिरा हुआ है, सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित है, शांत और सुखद है। दूसरे द्वार से गुजरते हुए और एक लंबे गलियारे से होते हुए आगे बढ़ने पर एक और उतना ही विशाल प्रांगण आता है, जिसके सामने एक भव्य इमारत खड़ी है, जो जू परिवार का मुख्य भवन है। जू बेई डू फैंग को सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर मुख्य हॉल में ले गया। डू फैंग ने चारों ओर नजर डाली और अंदर की स्थिति को तुरंत समझ गया। हॉल बेहद विशाल था, लगभग 30 झांग लंबा और 20 झांग चौड़ा, जो 4 ऊंचे पत्थर के खंभों पर टिका हुआ था। उस समय हॉल में 7 लोग मौजूद थे। वे धीरे धीरे हॉल के आगे बढ़े और मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति से 5 झांग की दूरी पर रुक गए। जू बेई ने मुख्य सीट पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, पिताजी को नमस्कार, मैं भाई फैंग हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ हिलाया और जू बेई मुड़कर चला गया। डू फैंग ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को देख लिया था। मुख्य आसन पर जू परिवार के मुखिया बैठे थे, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उनका चेहरा गंभीर था और वे 9वें स्तर की ऊर्जा शोधन कला में निपुण थे। हॉल के बाएं और दाएं किनारों पर 6 लोग बैठे थे, जिनकी साधना का स्तर ची शोधन के 7वें से 9वें स्तर तक था। दाएं ओर बैठे 2 लोग अपेक्षाकृत युवा थे, लगभग 30 वर्ष के, जबकि बाएं ओर बैठे 4 लोग शू परिवार के मुखिया के लगभग बराबर उम्र के थे। ऐसा लगता है कि बॉस लियू द्वारा शू परिवार में ची शोधन के 7वें स्तर से ऊपर साधना स्तर वाले 6 लोगों के बारे में कही गई बात सच है। अतिथि बुजुर्ग, जिनका उपनाम काओ था, को मिलाकर कुल 7 लोग हो जाते हैं। जब जू परिवार के मुखिया और बाकी सभी ने डू फैंग को देखा तो वे चौंक गए। सबसे पहले जू परिवार के मुखिया ने संभल कर कहा, मैं जू जिमू हूँ और अब मैं जू परिवार का मुखिया हूँ। डू फैंग शांत रहा और बोला, मेरा उपनाम फैंग है और मैं नानलिंग काउंटी से आता हूँ। जू जिमू ने कहा, भाई फैंग अभी बहुत युवा हैं, फिर भी वे ची शोधन के 9वें स्तर तक पहुँच चुके हैं। उनका भविष्य उज्ज्वल है। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, यह महज संयोग था। जू जिमू का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि मैंने आज भाई फैंग को यहाँ क्यों आमंत्रित किया है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप जू परिवार के सदस्य बन सकते हैं। भाई फैंग, आपका क्या विचार है? डू फैंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, कुछ देर सोचा और फिर पूछा, इसके क्या फायदे हैं?
हालांकि उसके पास गोलियों और जादुई कलाकृतियों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह लोगों को अपनी अमीरी का पता नहीं चलने देना चाहता था। उसे शक से बचने के लिए पैसों की कमी का नाटक करना पड़ता था, इसलिए उसने पहले फायदे पूछे। जू जिमू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई फैंग की शक्ति के साथ, यदि आप मेरे जू परिवार में शामिल होते हैं तो आप एक वरिष्ठ सदस्य बन सकते हैं और अन्य जू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के समान शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर महीने एक निश्चित मात्रा में दवाइयाँ भी मिलेंगी। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए, आपको वरिष्ठ सदस्य के रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। डू फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अपने काम करने हैं और साधना के लिए समय चाहिए, इसलिए मैं बहुत अधिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं रह सकता। जू जिमू को जरा भी परवाह नहीं थी और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, शायद भाई फैंग मेरे जू परिवार में अतिथि बुजुर्ग के रूप में सेवा कर सकते हैं, उन्हें अन्य बुजुर्गों के समान ही अधिकार और सम्मान मिलेगा। अगर भाई फैंग को कोई काम हो तो वे कभी भी जा सकते हैं और जू परिवार उन्हें नहीं रोकेगा। डू फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अतिथि एल्डर, शक्ति और व्यवहार अपरिवर्तित, किसी भी समय जा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। जू जिमू चुप रही और डू फैंग को मुस्कुराते हुए देखती रही, उसे पूरा भरोसा था कि डू फैंग मान जाएगी। डू फैंग ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, ठीक है, मैं शू परिवार का अतिथि बुजुर्ग बनने के लिए सहमत हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं जियाओ शहर में बहुत लंबे समय तक रहूँगा। जू जिमू अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ये तो बहुत बढ़िया है। भाई फैंग के हमारे साथ जुड़ने से मेरे जू परिवार की शक्ति और भी बढ़ गई है। आइए, मैं आपको भाई फैंग से मिलवाता हूँ। बाईं ओर के चारों मेरे जू परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनका नाम जिजिन, जिशुई, जिहू और जितू है। हम पांचों, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जू परिवार के 5 पुत्रों के नाम से जाने जाते हैं। दाईं ओर के 2 सदस्य मेरे पुत्र जू जी और हमारे अतिथि वरिष्ठ सदस्य एल्डर काओ हैं। जू जिमू के परिचय के बाद डू फैंग ने भीड़ की ओर देखा और अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाया। हॉल में मौजूद 6 लोगों में से जिन्होंने डू फैंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया, उनमें से केवल काओ उपनाम वाले साधक का चेहरा अस्वाभाविक लग रहा था, बाकी सभी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। डू फैंग को इस पर हल्की सी हंसी आ गई। काओ उपनाम वाला यह व्यक्ति केवल चिशोधन के 8वें स्तर पर था, उसकी नज़र में बिल्कुल तुच्छ। अपनी चरम अवस्था की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पूरी तरह से ठीक न हुए घावों के बावजूद भी ये व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं सकता था। फिर भी चिशोधन के 8वें स्तर की शक्ति रखने वाला यह व्यक्ति खुलेआम उसके प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने का साहस कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह इसलिए नाराज था क्योंकि डू फैंग का साधना स्तर उससे ऊंचा था और उसने शू परिवार में उसका पद छीन लिया था। जू परिवार की शक्ति को देखकर डू फैंग को अपने परिवार की याद आ गई। पृष्ठभूमि न होने के कारण ताई परिवार की नज़र में वह महत्वहीन था। भले ही वह किंग्युआन संप्रदाय के नेता के छोटे भाई का शिष्य था, फिर भी उन्होंने उसका लगातार पीछा किया और उसे मार डाला, जिससे उसके पूरे परिवार को भागने पर मजबूर होना पड़ा। यदि कुल में कई योद्धा स्तर के विशेषज्ञ होते तो टाई परिवार इतनी बेशर्मी से ऐसा करने का साहस नहीं करता। ये सब उनकी शक्ति की कमी के कारण है। भविष्य में मुझे अपने पिता, भाइयों और अन्य लोगों को यथासंभव योद्धा स्तर तक पहुंचने में मदद करनी होगी, कुल को निरंतर मजबूत करना होगा और नानलिंग काउंटी में एक शक्तिशाली साधना कुल बनना होगा। पूरी तरह से ठीक हुए घाव। जू परिवार में आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद जू जिमू ने डू फैंग को परिवार की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। पता चला कि जू परिवार में न केवल 7 उच्च स्तरीय चिशोधन क्षमता वाले सदस्य थे, बल्कि प्रारंभिक योद्धा स्तर का एक सर्वोच्च बुजुर्ग और चिशोधन स्तर 9 के 3 सदस्य भी थे। ये लोग कभी सामने नहीं आए और जू परिवार के उन मुख्य सदस्यों के अलावा जिनकी साधना चिशोधन के 7वें स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच चुकी थी, परिवार में किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये सुनकर डू फैंग एक बार फिर चौंक गया। वह पहले से ही इस बात से हैरान था कि जू परिवार में इतने सारे उच्च स्तरीय चिशोधन करने वाले लोग थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह जू परिवार की पूरी ताकत नहीं थी। वास्तव में 3 और उच्च स्तरीय चिशोधन करने वाले लोग थे, जो सभी चिशोधन के 9वें स्तर पर थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शू परिवार में गुप्त रूप से एक सर्वोच्च योद्धा सुप्रीम एल्डर मौजूद है। क्या 4 प्रमुख परिवार और चेन परिवार इस बात से अनजान हैं? बॉस लियू के अनुसार जब तक शू परिवार में एक भी निम्न स्तरीय योद्धा मौजूद है, वे जियाओ शहर के 5वें सबसे बड़े परिवार बन सकते हैं। क्या ये सच नहीं है?
उस क्षण डू फैंग के मन में कई विचार आए। शायद जियाओ शहर की स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी सतह पर 4 प्रमुख परिवारों के बीच सत्ता संघर्ष दिख रहा था। फिर भी डू फैंग शांत रहा और उसने चुपचाप जू जिमू का परिचय सुना। डू फैंग के हॉल से निकलकर शू परिवार द्वारा उसके लिए आयोजित आवास में जाने के बाद हॉल में मौजूद 7 लोग वहीं रुके रहे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद शू जिमू की आवाज़ फिर से गूंजी, सज्जनों, क्या आपको लगता है कि यह युवक भरोसेमंद है? कुछ देर बाद जू जी ने कहा, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने जो कहा वह सच है। लियू क्यूई की रिपोर्ट के आधार पर इस व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड बेदाग होना चाहिए। लियू क्यूई स्वाभाविक रूप से बॉस लियू थे। बाईं ओर से पहले व्यक्ति ने कहा, इस युवक ने इतनी कम उम्र में ची शोधन के 9वें स्तर तक साधना कर ली है। या तो उसमें अद्भुत प्रतिभा है या फिर उसे किसी प्रमुख परिवार या संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है जिसने लगातार दवाइयां देकर उसे ची शोधन के 9वें स्तर तक पहुंचाया है। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, जब तक उसका 4 प्रमुख परिवारों या चेन परिवार से कोई संबंध नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर बाकी सभी लोग भी सहमत हो गए। जू जिमू ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, भाई सही कह रहे हैं। तो हम इस नौजवान को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वाकई उसके पीछे कोई ताकतवर समूह है तो वे शायद चुपचाप खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देखेंगे। परिवार के अन्य मामलों पर चर्चा के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। डू फैंग स्वाभाविक रूप से जू परिवार के बुजुर्गों के उसके प्रति रवैये से अनजान था, लेकिन अगर वह जानता भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर कोई बस अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था और एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहा था। उस दोपहर जू जी डू फैंग के घर पहुंची। दोनों के बैठने के बाद जू जी ने कहा, मैं अपने पिता के आदेश पर भाई फैंग को दवा देने आई हूँ। आज सुबह जब हम मिले थे तो मेरे पिता ने देखा कि भाई फैंग के कुछ घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर के भंडारगृह से कुछ दवाइयां लाकर आपको देने का निर्देश दिया ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुल प्रमुख जू और भाई जू। जू जी ने अपने पास से 3 बोतलें निकाली और उन्हें मेज पर रखते हुए कहा, इन तीनों बोतलों में आंतरिक चोटों के उपचार के लिए एक ची पोषण गोली, आध्यात्मिक शक्ति को शीघ्रता से बहाल करने के लिए एक आत्मा पुनर्प्राप्ति गोली और एक योद्धा गोली है। मेरे पिता आशा करते हैं कि भाई फैंग जल्द से जल्द योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। डू फैंग थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू परिवार इतना खर्च करने को तैयार होगा। हालांकि उसके पास योद्धा गोलियों की कमी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इन्हें प्राप्त करना आसान था। किंग्युआन संप्रदाय में केवल उत्कृष्ट शिष्य या संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिष्यों को ही योद्धा गोली का पुरस्कार मिलता था। वह भी अभी अतिथि बुजुर्ग के रूप में शू परिवार में शामिल हुआ था और शू परिवार ने उसे पहले ही एक योद्धा की गोली दे दी थी। ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच उसे इस छोटे से शहर में और शू परिवार में रखना चाहते थे। डू फैंग ने मेज पर रखी तीनों बोतलों को धीरे से देखा, कुछ देर सोचा, फिर अपनी आस्तीन हिलाकर उन्हें अपने थैले में रखते हुए कहा, कुलपति की इस दयालुता के लिए धन्यवाद। इसके बाद जू जी ने डू फैंग के साथ अपने साधना अनुभव पर चर्चा की। जू जी भी ची शोधन के 7वें स्तर पर थे और उन्हें ये जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि डू फैंग ने इतने कम समय में ची शोधन के 9वें स्तर तक कैसे पहुंच प्राप्त कर ली। उन्होंने विनम्रतापूर्वक डू फैंग से सलाह मांगी और डू फैंग ने अपनी प्रारंभिक योद्धा स्तर की शक्ति के साथ अपने कुछ पिछले अनुभव उनके साथ साझा किए जो जू जी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। अंत में जू जी संतुष्ट होकर चले गए। अगले दिन शांतिपूर्वक बीत गए। डू फैंग ने अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और साधना में लीन हो गया। 2 महीने बाद उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए और उसकी साधना का स्तर प्रारंभिक योद्धा स्तर पर लौट आया। इस दौरान जू जिमू ने भी उससे एक बार मुलाकात की, जिसके बाद वह योद्धा स्तर में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में चला गया। जू परिवार के 5 बेटों में से बाकी 4 नहीं आए थे। डू फैंग भी पिछले 2 महीनों से घर के अंदर ही रहे थे, पूरी तरह से अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। 1 महीने से अधिक का समय पलक झपकते ही बीत गया और आज जू बेई फिर से डू फैंग के घर आए और उन्हें हॉल में बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि जू जिमू ने उन्हें बुलाया है। डू फैंग को देखते ही जू बेई को उसमें कुछ अलग सा एहसास हुआ। डू फैंग का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, जिससे काफ़ी दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि जू बेई डू फैंग की साधना का स्तर नहीं जान पाए, ऐसा लग रहा था कि वह ची शोधन के 9वें स्तर से ऊपर नहीं है। जू बेई चौंक गए। क्या डू फैंग ने योद्धा स्तर प्राप्त कर लिया था?
यदि ऐसा है तो इस व्यक्ति की साधना की गति वाकई चौंकाने वाली थी। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये जू परिवार के लिए अच्छी बात भी थी। जू बेई और भी अधिक आदरपूर्वक बोले, मेरे पिता ने एल्डर फैंग को आमंत्रित किया है। उनका इरादा उन्हें भाई फैंग कहकर संबोधित करने का था, लेकिन इस क्षण उन्होंने संबोधन का तरीका बदल दिया और आदरपूर्वक डू फैंग को एल्डर कहकर पुकारा। डू फैंग ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि जू बेई का रवैया पहले से अलग था। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, सिर हिलाया और कहा, क्या कबीले के मुखिया जू ने योद्धा स्तर प्राप्त कर लिया है? जू बेई चौंक गया और उसने पूछा, एल्डर फैंग को कैसे पता चला? डू फैंग ने कहा, मैंने यही अनुमान लगाया था। पिछली बार जब मैंने कबीले के मुखिया जू को देखा था तब मुझे लगा था कि वे चिशोधन के 9वें स्तर के शिखर पर हैं। अब 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, उन्होंने निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर ली होगी। इसलिए उन्होंने हम सबको खुश करने के लिए हमें बुलाया था। जू बेई ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पिता का भी यही विचार था। एल्डर फैंग, कृपया। डू फैंग और जू बेई धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुए। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो जू बेई बाहर निकल गए और डू फैंग हॉल में दाखिल हुए और धीरे धीरे जू जिमू के पास गए। जैसा कि उम्मीद थी, आज जू जिमू 3 महीने पहले से बिल्कुल अलग था। उससे एक स्वाभाविक दबाव महसूस हो रहा था, जिससे एक योद्धा का दबाव बोध होता था। उसकी आभा राजसी थी और आंखें बंद होने पर भी उसके पूरे अस्तित्व में एक दिव्य आभा व्याप्त थी। जू परिवार के अन्य बुजुर्ग भी हॉल में मौजूद थे। जब जू जिमू ने डू फैंग को देखा तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत जम गया और उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या एल्डर फैंग ने भी प्रारंभिक योद्धा स्तर प्राप्त कर लिया है? ये सुनकर सभी चौंक गए और सबने डू फैंग की ओर देखा, उनसे निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए, जो वास्तव में कबीले के मुखिया की आभा जितनी ही गहरी थी। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ दिन पहले मैं भाग्यशाली रहा और मुझे सफलता मिल गई। जू जिमू अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम उम्र में एल्डर फैंग इतनी तेजी से साधना करेंगे। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। एल्डर फैंग की यह सफलता हमारे जू परिवार के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। एल्डर फैंग, कृपया बैठिए। अपने दाहिनी ओर का उपनाम वाले किसान के बगल में एक खाली सीट देखकर डू फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और बैठ गया। डू फैंग के बैठने के बाद जू जिमू ने चारों ओर नज़र घुमाए और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आप सभी को आज यहाँ 2 कारणों से बुलाया है। पहला, एल्डर फैंग और मेरे द्वारा प्रारंभिक योद्धा स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने का जश्न मनाने के लिए, जो अंततः मेरे जू परिवार के सैकड़ों लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। दूसरा, एक और मामला है जिस पर मुझे आप सभी से चर्चा करनी है कि इसे कैसे निपटा जाए। जू जी ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बात है? कृपया समझाएं, पिताजी। जू जिमू थोड़ी देर रुकी, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, कल ली परिवार से कोई अपने सबसे बड़े बेटे ली जियानयुवान के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, ताकि हमारे दोनों परिवारों के बीच गठबंधन को मजबूत किया जा सके। ये शब्द सुनते ही डू फैंग और काओ उपनाम वाले साधक को छोड़कर बाकी 5 के चेहरे एकदम बदल गए और वे बेहद गुस्से में थे। जू जी ने गुस्से से कहा, ये कैसे मुमकिन है? इस कोने वाले शहर में कौन नहीं जानता कि ली परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक एक अयाश है जो हर जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। अगर ली परिवार उसका साथ न देता तो वो बहुत पहले ही अनगिनत बार मारा जा चुका होता। मेरी बहन की शादी इस आदमी से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्नति टूर्नामेंट। बाईं ओर खड़े पहले लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ली जियानयुवान की प्रतिभा औसत दर्जे की है। ली परिवार की प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक गोलियों की मदद से वह मुश्किल से चिशोधन के 8वें स्तर तक ही पहुंच पाया है। वह इस जीवन में कभी भी योद्धा स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। लिंग एर बहुत बुद्धिमान है। वह अभी 20 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन वह पहले ही चिशोधन के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर मेरा जू परिवार उसका पालन पोषण करे तो वह 10 साल के भीतर सफलतापूर्वक योद्धा स्तर तक पहुंच सकती है, जिससे मेरे जू परिवार को बहुत मदद मिलेगी। उसे ली परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्ति शू परिवार के 5 पुत्रों में सबसे बड़े शू जिजिन थे, जिनके पास चिशोधन की 8वीं स्तर की शक्ति थी। इस साइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com। बाकी सभी ने इस विवाह पर अपनी सहमति व्यक्त की और इसका विरोध किया। जू जिजिन की बातें सुनकर डू फैंग ने अनुमान लगाया कि जू लिंग एर ने भी हाल ही में चिशोधन के 7वें स्तर को प्राप्त कर लिया है। 20 वर्ष की आयु से पहले चिशोधन के 7वें स्तर तक पहुंचना वास्तव में उल्लेखनीय था। किंग्युआन संप्रदाय में कुछ ही लोग इतनी तेजी से यह उपलब्धि हासिल कर पाते थे।
सभी की चर्चा समाप्त होने के बाद जू जिमू ने कहा, ये सच है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे जू परिवार की वर्तमान शक्ति के साथ हम ली परिवार का सीधे तौर पर सामना कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है ताकि इस समस्या से निपटने के तरीके पर चर्चा की जा सके। भीड़ में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। जू जिजिन के बाईं ओर बैठे बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, कुछ दिनों में हर 5 साल में होने वाला जियाओचेंग परिवारों का भव्य सम्मेलन होगा, जो एक पदोन्नति प्रतियोगिता है। परिवारों के बीच के सभी विवाद इस प्रतियोगिता में सुलझाए जा सकते हैं। अगर हम ली परिवार के साथ अपनी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लेते हैं, तो हम इस विवाह प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। ये व्यक्ति जू जिशुई था, जो जू परिवार के 5 पुत्रों में से तीसरा था। बाईं ओर खड़े आखिरी व्यक्ति ने कुछ चिंता के साथ कहा, लेकिन ली परिवार से मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे लिए 3 में से 2 मैच जीतना कैसे संभव है? ये सुनकर सब फिर चुप हो गए। डू फैंग ने कुछ हैरानी से पूछा, यह उन्नति प्रतियोगिता क्या है? और इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं? जू जिमू ने कहा, मैं एल्डर फैंग को बताना भूल गया था कि यह उन्नति प्रतियोगिता जियाओ शहर के सभी साधना परिवारों द्वारा हर 5 साल में संयुक्त रूप से आयोजित एक भव्य आयोजन है। इस प्रतियोगिता के दौरान जियाओ शहर के प्रमुख शासक परिवारों का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान 4 प्रमुख परिवार इसी उन्नति प्रतियोगिता के माध्यम से बने हैं। नियम इस प्रकार हैं, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक योद्धा क्षेत्र विशेषज्ञ होना चाहिए, और यदि वे उन्नति प्रतियोगिता के दौरान वर्तमान 4 प्रमुख परिवारों में से किसी के भी विरुद्ध प्रतियोगिता में बढ़त या ड्रॉ प्राप्त करते हैं, तो वे जियाओ शहर के प्रमुख शासक परिवारों में से एक बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वर्तमान 4 प्रमुख परिवार 5 प्रमुख परिवार बन जाएंगे। हालांकि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय और 4 प्रमुख परिवारों के बीच एक समझौता हुआ था कि जियाओ शहर में अधिकतम 5 प्रमुख परिवार ही हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। इसलिए कुछ शक्ति वाले कई छोटे और मध्यम आकार के परिवार इस 5वें प्रमुख परिवार के स्थान के लिए होड़ कर रहे हैं। ओह, तो ऐसा है? डू फैंग ने थोड़ी हैरानी से कहा, तो फिर इसका उस शादी से क्या लेना देना है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे? जू जिमू के जवाब देने से पहले ही जू जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस उन्नति प्रतियोगिता का एक और उद्देश्य है। यदि प्रमुख परिवारों के बीच कोई बड़ी दुश्मनी या अनसुलझे मुद्दे हैं, तो उन्हें प्रतियोगिता में सुलझाया जा सकता है। इसी तरह, यदि आप 3 में से 2 मैच जीत जाते हैं, तो मामला दोनों पक्षों की शर्तों के अनुसार तय हो जाएगा। इसके बाद प्रतिशोध की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अन्य परिवार निश्चित रूप से आपसे घृणा करेंगे। डू फैंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। क्या प्रतियोगिता के लिए कोई प्रतिबंध या शर्तें हैं? जू जी ने कहा, उन्नति प्रतियोगिता में भाग लेने वालों का चिशोधन का स्तर कम से कम 7वां होना चाहिए। 7वें स्तर वालों की आयु 30 वर्ष से कम, 8वें स्तर वालों की आयु 40 वर्ष से कम और 9वें स्तर वालों की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। योद्धाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों पक्षों से 3-3 व्यक्ति भेजे जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर एक बार लड़ेगा। लगातार 2 मैच जीतना पर्याप्त है, या साधना स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते 2 मैच जीते जाएं। 4 महान परिवारों के विरुद्ध अंतिम उन्नति प्रतियोगिता में कम से कम एक योद्धा स्तर का व्यक्ति होना आवश्यक है। जू जिमू चिंतित दिख रही थी और उसने कहा, असल में हमने इस साल के उन्नति सम्मेलन में 4 प्रमुख परिवारों में सबसे कमजोर झाओ परिवार को चुनौती देने की योजना बनाई थी, ताकि हम अपने परिवार की स्थिति में सुधार कर जियाओचेंग में 5वां सबसे बड़ा परिवार बन सकें। अब लिंगर की शादी के कारण हम पर एक अतिरिक्त भारी जिम्मेदारी आ गई है। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, मुझे आश्चर्य है कि झाओ परिवार के किन 3 सदस्यों को मुखिया जू चुनौती देने के लिए भेजने की योजना बना रहे हैं। जू जिमू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे अभी तक एल्डर फैंग से इस बारे में बात करने का समय नहीं मिला है। मेरी मूल योजना ये थी कि एल्डर फैंग उनके 9वें स्तर के चिशोधन कर्मियों से निपटें, एल्डर काओ उनके 8वें स्तर के चिशोधन कर्मियों से निपटें और मैं योद्धा क्षेत्र के विरुद्ध लड़ूं। अब जब एल्डर फैंग योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुझे अपने बड़े भाई को एल्डर फैंग की जगह लेनी होगी। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, शू परिवार के अतिथि बुजुर्ग के रूप में शू परिवार के लिए अपना कर्तव्य निभाना मेरा फर्ज है। अगर हमें ली परिवार का सामना करना पड़े तो मुझे भी शामिल कर लेना, कैसा रहेगा? जू जिमू का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर फैंग। फिर वह एक पल के लिए झिझका और बोला, हालांकि एल्डर फैंग ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है,
और मुझे लगता है कि आप अभी तक इस क्षेत्र में अपनी महारत से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको अपनी युद्ध क्षमता पर पूरा भरोसा है। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको अब भी मेरे बारे में थोड़ी चिंता है? कुल प्रमुख, आप निश्चिंत रहें कि इस युद्ध में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सभी लोग थोड़े चौंक गए, फिर खुशी से झूम उठे। केवल काओ उपनाम वाले साधक ने थोड़ा तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। डू फैंग के आत्मविश्वास को देखकर जू जिमू केवल संशय में रहा और बोला, ऐसे में हमारे पास झाओ परिवार को हराने की 60% संभावना है। डू फैंग ने कहा, तो फिर हम तीनों मिलकर ली परिवार से निपटेंगे तो मिस जू की शादी को सफलतापूर्वक रद्द करवाने की हमारी क्या संभावना है? सभी पर उदासी की लहर छा गई। जू जिमू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मुझे डर है कि यह 40% से भी कम है। ओह, डू फैंग ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, क्या ली परिवार सचमुच इतना शक्तिशाली है? कुल प्रमुख, क्या आप कृपया मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? एक तरफ खड़े जू जिजिन ने कहा, चारों प्रमुख परिवारों के मुखिया सभी मध्यम स्तर के योद्धा हैं। जियाओ शहर के 4 प्रमुख परिवारों में ली परिवार तीसरे स्थान पर है, सबसे शक्तिशाली नहीं। फिर भी ली परिवार की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। ली परिवार में 5 योद्धा स्तरीय विशेषज्ञ हैं और कम से कम 50 सदस्य छठे स्तर से ऊपर की ची रिफाइनिंग में निपुण हैं। उनके उच्च स्तरीय ची रिफाइनिंग साधकों की संख्या मेरे जू परिवार की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा परिवार के पास एक समृद्ध आधार, प्रचुर मात्रा में औषधियां और जादुई कलाकृतियां हैं और उनके द्वारा प्रशिक्षित सदस्य आमतौर पर युद्ध कौशल में काफ़ी मजबूत होते हैं, मेरे जू परिवार के विपरीत जो इतना गरीब और कमज़ोर है। डू टोंग ने मन ही मन सोचा, अगर शू परिवार इतनी आसानी से दूसरे कबीले के एक बुजुर्ग को योद्धा की गोली दे सकता है तो वे इतने गरीब नहीं हो सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो बाकी 4 महान परिवार तो और भी अमीर होंगे। उसी क्षण हॉल के बाहर से तेज कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी और फिर एक हल्के हरे रंग की आकृति हवा के झोंके की तरह हॉल में प्रवेश कर गई। डू फैंग ने गौर से देखा तो हॉल के बीचों बीच एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा अंडाकार था, भौहें विलो के पत्तों जैसी घनी थीं और आंखें शरद ऋतु की लहरों की तरह निर्मल थीं। उसकी नाक न ज्यादा ऊंची थी और न ज्यादा नीची, मानो जैद से तराशी गई हो। उसका चेहरी जैसा मुंह 1 इंच से भी कम लंबा था। उसकी त्वचा गुलाबी चमक से भरपूर, बेहद चिकनी और कोमल थी। माथे पर बिखरे कुछ लटों ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। उसके बाल काले घने थे और चलते समय उसकी कमर पतली और सुडौल लग रही थी। उसके सलीकेदार मेकअप के साथ उसे सुंदर और प्यारी कहा जा सकता था। जैसे ही डू फैंग ने उस महिला को देखा, वह भी उसे परख रही थी। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद संदेह से बोली, तुम ही हो वो नया लड़का जिसका उपनाम फैंग है? इतने जवान। इससे पहले कि डू फैंग कुछ बोल पाती, जू जिमू चिल्लाई, लिंगर, असभ्य मत बनो, यह हेल्ड फैंग हैं। पता चला कि लिंगर, जिसकी शादी को लेकर सब चिंतित थे, वही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि ली परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी को वह पसंद आ गई और उन्होंने उसे अपना जीवनसाथी बनाने की इच्छा जताई। डू फैंग ने मन ही मन सोचा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं। मिस लिंगर बहुत खूबसूरत हैं और उनकी साधना क्षमता भी बहुत अच्छी है। कुल के मुखिया को इतनी अच्छी बेटी पाकर बधाई। जब जू लिंग एर ने डू फैंग को अपनी प्रशंसा करते सुना तो उसे तुरंत थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन वह बहुत खुश थी। जू जिमू का चेहरा थोड़ा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाया, लिंगर, पीछे हट जाओ। मैं परिवार के बुजुर्गों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहा हूँ। मुझे परेशान मत करो। बैठक की ओर अग्रसर जू लिंगर ने तुरंत अपना सिर उठाया, चिढ़कर बोली, तुम मेरे मामलों पर चर्चा कर रहे हो तो मैं क्यों भाग नहीं ले सकती? वैसे भी पारिवारिक नियमों के अनुसार अब मुझे महत्वपूर्ण पारिवारिक मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है। जू जिमू अवाक रह गया। उसकी बेटी सही थी। पारिवारिक नियमों के अनुसार जो लोग ची शोधन के 7वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुके थे, वे परिवार के मुखिया बनने या परिवार के मुखियाओं की परिषद में भाग लेने और महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय लेने के योग्य थे। अन्य लोग भी इसका खंडन नहीं कर सकते थे। इसके बाद जू लिंगर ने आत्मसंतुष्ट होकर डू फैंग के पास जाकर खड़ी हो गई। जू लिंगर के स्थिर खड़े रहने के बाद डू फैंग ने शांत भाव से कहा, अभी अभी कुल प्रमुख ने कहा कि ली परिवार को हराने की उनकी संभावना केवल 30% है। कुल प्रमुख की योजना क्या है?
जू जिमू ने हल्की सी आह भरी और फिर गुस्से से कहा, अगर सारे विकल्प विफल हो जाते हैं तो हमें शिष्टाचार का मुखौटा उतारना ही पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पर लिंगर को उस बदमाश ली जियानयुवान से शादी नहीं करने देंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तरफ खड़ी जू लिंगर भी ये सुनकर दुखी हुई और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। जू जी ने चिढ़कर कहा, तो ठीक है, क्या हमारा जू परिवार सचमुच उस ली उपनाम वाले आदमी से डरता है? अचानक अब तक चुप रहे एल्डकाओ ने खिलखिलाते हुए कहा, आप सब अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। जब हम जियाओ शहर के 5वें सबसे बड़े परिवार बन जाएंगे तब क्या मिस लिंग एरकोली परिवार में ही शादी करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही, जू जी ने उत्साह से कहा। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट हॉर्न सिटी के शासक परिवारों को आपस में शादी करने की अनुमति नहीं देता। हाँ, हम उस नियम को कैसे भूल सकते हैं? अचानक सबको एहसास हुआ और सब उत्साहित हो गए। केवल डू फैंग को इसकी जानकारी नहीं थी और उसने पूछा, भाई जू, ऐसा क्यों? उत्साह से झूमते हुए जू जी ने कहा, बिल्कुल सही। आपस में संतुलन बनाए रखने के लिए हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट और हॉर्न सिटी के 4 प्रमुख परिवारों ने एक समझौता किया है, जिसके अनुसार प्रमुख शासक परिवार आपस में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते, लेकिन वे विवाह के माध्यम से अन्य छोटे परिवारों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। डू फैंग ने सहमति जताते हुए हल्के से सिर हिलाया। उसी क्षण बाईं ओर बैठे जू जिजिन ने कहा, हालांकि ली परिवार को भी इस प्रतिबंध के बारे में पता है। वे निश्चित रूप से हमें रोकने और उन्नति सम्मेलन जीतने तथा 5वां प्रमुख परिवार बनने से रोकने की कोशिश करेंगे। वे शायद गुपचुप तरीके से चेन परिवार का समर्थन भी कर रहे हों। जू जिमू ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। डू फैंग ने पूछा, इस उन्नति प्रतियोगिता में क्या विभिन्न परिवारों के लिए उन्नति प्रतियोगिताएं पहले आयोजित की जाएंगी या परिवारों के बीच की दुश्मनी पहले सुलझाई जाएगी? जू जी ने कहा, प्रत्येक उन्नति प्रतियोगिता 7 से 10 दिनों तक चलती है। आमतौर पर पहले 2 दिन मुख्य रूप से 4 प्रमुख परिवारों के योद्धा स्तरीय विशेषज्ञों के व्याख्यानों के लिए होते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां दिन परिवारों के बीच उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा का समय होता है। छठा और 7वां दिन पारिवारिक या व्यक्तिगत आपसी दुश्मनी को सुलझाने के लिए होता है। अंत में इसका उपयोग विभिन्न परिवारों के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए किया जाता है। ऐसे में लिंगर के मामले को सुलझाने की उम्मीद है, डू फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे उम्मीद है, जू जिमू ने धीरे से आह भरी। डू फैंग के नीचे खड़ी जू लिंगर का चेहरा कुछ उदास था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसने जोर से कहा, खैर, मैं उससे शादी नहीं कर रही। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। फिर वह मुड़ी और सभा भवन से चली गई। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान दी, जबकि जू जिमू कुछ शर्मिंदा दिखे। उनका चेहरा पहले पीला पड़ा और फिर लाल हो गया। बाकी सबने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। 5 दिन बाद जियाओ शहर में विभिन्न साधना परिवारों का 5 वर्षीय उन्नति सम्मेलन जियाओ शहर में स्थित स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के गढ़ में आयोजित किया गया। जियाओ शहर में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का गढ़ जियाओ शहर के पश्चिमी भाग में स्थित था, जो 200 से 300 झांग की विशाल लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ था और इसमें दर्जनों इमारतें थीं। उन्नति सम्मेलन में जू परिवार के कुछ ही सदस्यों ने भाग लिया। इन सदस्यों में जू परिवार के मुखिया जू जिमू, डू फैंग और जू लिंगर सहित 7 वरिष्ठ सदस्य और चिशोदन के 5वें से 7वें स्तर तक के 6 अन्य परिवार के सदस्य शामिल थे। कुल मिलाकर 15 लोग थे। 15 लोगों का समूह सुबह सुबह शू परिवार से रवाना हुआ और शू परिवार की गाड़ी में बैठकर जियाओ शहर में स्थित हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के गढ़ की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद वे वहां पहुंचे। मुख्य द्वार पर क्यूई शोधन के 4थे या 5वें स्तर के 4 युवक दोनों ओर खड़े थे, जबकि क्यूई शोधन के 7वें स्तर का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति केंद्र में खड़ा था, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी अभिमान झलक रही थी। सभी 5 ने हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिनके सीने पर एक छोटा हरा चीड़ का पेड़ कढ़ाई किया हुआ था, जो जियाओचेंग के सबसे शक्तिशाली परिवार लिन परिवार का प्रतीक चिन्ह था। ये पदोन्नति समारोह हर 5 साल में आयोजित किया जाता था, जिसमें चारों प्रमुख परिवार बारी बारी से मेहमानों की मेजबानी और स्वागत करते थे। इस वर्ष समारोह की मेजबानी की बारी लिन परिवार की थी, इसीलिए प्रवेश द्वार पर विभिन्न परिवारों के मेहमानों का स्वागत करने के लिए लोगों का समूह मौजूद था। जियाओचेंग के सबसे शक्तिशाली परिवार के सदस्य होने के नाते इन व्यक्तियों में अवचेतन रूप से श्रेष्ठता की भावना झलकती थी।
वे अन्य परिवारों के सदस्यों को, विशेषकर 4 प्रमुख परिवारों से बाहर के छोटे परिवारों को, तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसलिए जब द्वार पर स्वागत के प्रभारी लिन परिवार के सदस्य ने देखा कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए शू परिवार का एक सदस्य आया है, तो उसका रवैया पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण था। जब उसने देखा कि शू जिमू और डू फैंग दोनों नौसिखिया योद्धा हैं, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी घमंड से बोला, कुल प्रमुख शू वास्तव में योद्धा स्तर पर पहुंच गए हैं, बधाई हो। शू परिवार इस साल काफी जल्दी आ गया है और उनकी शक्ति काफी मजबूत प्रतीत होती है। विश्राम स्थल वही है जहां पिछली बार था, कृपया अंदर जाइए। ची रिफाइनिंग के केवल 7वें स्तर पर होने के बावजूद लिन परिवार के इस सदस्य ने 2 नौसिखिए योद्धाओं और अपने से अधिक शक्तिशाली कई शू परिवार के सदस्यों का सामना करते हुए जरा भी भय या विनम्रता नहीं दिखाई। जियाओ शहर के सबसे शक्तिशाली परिवार लिन परिवार का सदस्य होने के नाते वह हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बाहर किसी का भी सम्मान नहीं करता था। उसे घमंडी होने का पूरा अधिकार था। जू जिमू को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, चलिए अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सम्मेलन शुरू होने में लगभग 1 घंटा बाकी है। डू फैंग और बाकी लोग चुप रहे और जू जिमू के पीछे पीछे फाटक से अंदर चले गए। कुछ मोड़ मुड़ने के बाद वे एक छोटे से आंगन में पहुंचे जहां केवल 2 इमारतें थीं, बाईं ओर 5 मंजिला और दाईं ओर केवल 3 मंजिला। जू जिमू ने कहा, बुजुर्ग लिंग, एर और मैं बाईं ओर रहेंगे, जबकि आप सभी दाईं ओर के घरों में रह सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए कृपया अपनी पसंद का कमरा चुन लें। डू फैंग दूसरी मंजिल के बाईं ओर के एक कमरे में जाकर बैठ गया। कमरे में प्रवेश करने के बाद वह चुपचाप आराम करने के लिए बैठ गया और उन्नति प्रतियोगिता के शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद जू जी डू फैंग के कमरे में आया और उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा कि सम्मेलन शुरू होने वाला है और उन्हें चौक पर जाना होगा। नीचे पहुंचने के बाद जू परिवार के 15 सदस्य आंगन से निकलकर धीरे धीरे केंद्रीय चौक की ओर चल पड़े। डू फैंग ने ध्यान से देखा और पाया कि शू परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर चिंता की झलक के साथ साथ गंभीर भाव भी थे। विशेष रूप से शू लिंगर का रंग फीका था और उसमें अपनी उम्र की लड़की के अनुरूप जीवंतता और ऊर्जा की कमी थी। केवल काओ उपनाम वाले बुजुर्ग के चेहरे पर ही एक शांत भाव था। डू फैंग चुपचाप शू परिवार के 5 बेटों के पीछे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा शांत था और वह चलते हुए आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। जियाओ शहर में स्थित हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का गढ़ अत्यंत भव्यता से निर्मित था, जो न केवल विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था बल्कि इसमें असंख्य इमारतें भी थीं, जो अत्यंत चमकदमक से सुसज्जित थीं, यहाँ तक कि एक सामान्य महल की भव्यता को भी मात देती थीं। कुछ ही देर में समूह चौक पर पहुंच गया। विशाल चौक को देखकर टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रहे शू परिवार के कई सदस्य इसकी भव्यता से चकित रह गए। चौक पूरे किले परिसर के केंद्र में स्थित था, लगभग 100 झांग लंबा और 80 झांग चौड़ा। चौक के ठीक बीच में एक गोलाकार चबूतरा था, लगभग 1 झांग ऊंचा और 50 झांग व्यास का। उन्नति टूर्नामेंट की विभिन्न प्रतियोगिताएं इसी चबूतरे पर आयोजित की जाती थीं। चौक के उत्तरी भाग में 2 झांग ऊंचा एक आयताकार दर्शक दीर्घा थी, जिसमें वी आकार में 2 पंक्तियों में सीटें लगी थीं। ये विभिन्न परिवारों के मुखियाओं और महत्वपूर्ण सदस्यों के लिए थीं। गोलाकार चबूतरे के चारों ओर लगभग 30 छोटे मंडप थे, जिनमें से प्रत्येक में बैठने की व्यवस्था थी। मंडपों का आकार अलग अलग था, कुछ में लगभग 20 सीटें थीं और कुछ में 100 से अधिक। ये अन्य परिवार के सदस्यों के लिए खेल देखने के लिए थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।